हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडंकल दिस साइड रोहित। देखिए डे 5 चल रहा है बच्चे। सबसे बड़ी बात है डे 5 प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। और अगर आप देखोगे क्वेश्चंस में तो मैं आपको कास्टिंग कंप्लीट करा चुका हूं। क्या करा चुका हूं जी? कास्टिंग कंप्लीट करा चुका हूं। अब जो चल रहा है वो वेल्डिंग चल रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स को देखोगे ना तो वेल्डिंग के बड़े बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे हैं। अभ्यास सीरीज है, जल्दी से ज्वाइन करिए एडंकल गेट की तैयारी के साथ। जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए अगर आप कहीं पे भी हो, सबसे पहले तो आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। देखिए माई सेल्फ रोहित, मैं बता चुका हूं आपको, ये सारी चीजें मेरी प्रोफाइल है, आपको आप लोग सभी जानते हो, काफी सालों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बेटा, तो इतना तो आप लोग सभी जानते हो मुझे, है ना। उसके बाद देखिए जो हम कोर्स लाए आपके लिए एडंकल गेट की तैयारी, आप इस चीज को समझिए, गेट की तैयारी। यार देखिए गेट की तैयारी नहीं है, ये लाइफ की तैयारी भी है आपकी। अगर आप लाइफ की तैयारी भी कर रहे हो ना तो ये है, लाइफ बना देगा आपका ये प्रोग्राम। आपको यहाँ पे बेस्ट मटेरियल भी मिलेगा। तो फैकल्टीज आप बैनर देख चुके हो कि अगर आपने देखा होगा कि हमने जो हमारा चैनल है उसके ऊपर एक बैनर लगाया है, सभी फैकल्टीज उसमें अवेलेबल है। डाउट सॉल्विंग, अब बच्चे पूछते सर डाउट, अरे यार इंडिविजुअली बैठा हूं, जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं उसका डाउट आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अगर देखिए अभ्यास सीरीज में इतना करा रहा हूं तो यार प्रैक्टिस भी बहुत सारी होगी। क्वेश्चंस पे के क्वेश्चंस आएंगे आपके निकल के, एज अ टेस्ट सीरीज बोल लीजिए, एज अ असाइनमेंट्स बोल लीजिए, जो आपको बोलना है बेटा वो बोल लीजिए। तो मैं फिर बोल रहा हूं लाइफ की तैयारी, गेट की तैयारी, सबसे अच्छी बात है गेट की तैयारी। अगर गेट की तैयारी है तो लाइफ की तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। तो आपको ये क्या करना है, सबसे पहले अपना कैलसी रख लो अपने पास और क्वेश्चंस को रोज लगाइए। नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये नहीं कि मैंने, अगर आप मेरी सीरीज को देखोगे 1, 2, 3 और 4 कोई हलवा क्वेश्चन नहीं लगाया, डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है, सीधा कॉन्सेप्ट पे लेके गए हो आपके। आप ये सोचिए कि डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है आपके पास, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, फिर उसके साथ आपको क्वेश्चंस लगा रहा हूं। तो यार अगर आप कहीं और भी देखोगे ना, आप देखिए, अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो क्वेश्चंस लगा के चले जाते सब। अरे मैं कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं, पूरी डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए पर क्वेश्चन के साथ सर ने पढ़ाया क्या है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो वेल्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा वेल्डिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। वेल्डिंग के कल कुछ क्वेश्चंस कराए, होमवर्क भी दिया था, वो होमवर्क मैं यहाँ पे भी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले कुछ सोच लेते हैं क्वेश्चंस किस टाइप का आता है, पहले क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं फिर सोच लेते हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहेगी, 2 मेटालिक शीट्स आर स्पॉट वेल्ड। सबसे पहले आपने यहाँ पे जज किया स्पॉट वेल्डिंग होती क्या है बेटा। स्पॉट वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब ये क्या बात होगी सर, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती क्या है, पहले ये समझो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती क्या है। देखिए क्या होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, 2 प्लेटों को आपस में मैच करा दिया जाएगा। एक प्लेट ये रही आपकी, दूसरी प्लेट बेटा एक ये रही प्लेट आपकी नीचे की तरफ, इस तरीके से 2 प्लेटों को इस तरीके से मैच करा दिया जाएगा। आप इस तरीके से इसको बनाइए। फिर क्या होगा कि यहां पे इलेक्ट्रोड को रख दिया जाएगा, इसके ऊपर क्या रखा होगा, इलेक्ट्रोड को रख दिया जाएगा इस तरीके से, और इलेक्ट्रोड से क्या होगा, करंट पास होगा। इस तरीके से यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मर होगा, T4 ट्रांसफॉर्मर, और इस तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके का एक डायग्राम बनेगा। अब ये होती क्या है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सुनिए। अब ये 2 प्लेटें हैं, 2 प्लेटें, अब 2 प्लेटों में क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगी, इलेक्ट्रोड से करंट पास होगा। तो देखो ये दोनों प्लेटों के बीच में गैप होगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रोटेट करेंगे, गैप होगा। जैसे ही हाई करंट यहां से पास होगा, हाई करंट होगा तो लो वोल्टेज होगी, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। जैसे ये होगा तो हाई करंट यहां से पहुंचेगा, जैसे हाई करंट जाएगा तो इसके बीच में क्या होगा, इतनी ज्यादा एनर्जी डेवलप हो जाएगी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, मींस जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, वे आपका एक तरीके से इतना हीटअप हो जाएंगे, इतना हीटअप हो जाएंगे कि यहाँ पे मेल्ट, जो ये आपकी यहाँ पे चीजें है, ये जो मेटल है मेल्ट हो जाएगा। आयोनाइज्ड गैस, जिसको आप क्या बोलते हो, आयोनाइज्ड गैस, पूल ऑफ आयोनाइज्ड गैस क्रिएट हो जाएगा। फिर से समझिए कि इन दोनों प्लेटों के बीच में पूल ऑफ आयोनाइज्ड गैस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी हीट एक जगह ही कलेक्ट हो जाएगी, एक ही प्लेट पे कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, रेजिस्टेंस है, एयर गैप है। वो वहां पे जब मेल्ट होगा बेटा तो उस मेल्टिंग पे क्या बनेगा, ये देखो यहाँ पे आपका एक स्पॉट क्रिएट होगा, ये आपका स्पॉट क्रिएट हो गया, ये स्पॉट क्रिएट होता है। एक्चुअली में इसकी जो शेप होती है वो होती है सिलेंडर, तो इसी को बोला जाता है आपको स्पॉट वेल्डिंग। तो बेटा लिख लीजिए हाई करंट एंड लो वोल्टेज, कम लो वोल्टेज है ना, तो किसकी वजह से हो रहा है ये मैं बता चुका हूं, आयोनाइज्ड गैस, पूल ऑफ आयोनाइज्ड गैस क्रिएट हो जाता है जहां पे आपका रेजिस्टेंस है। आप इस चीज को सोचिए कि इन दोनों के बीच में आपका रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, देखो ये गैप है ना, एयर गैप, तो जैसे ये मेल्ट होगा तो फिर करंट इस तरीके से पास हो जाएगा।
तो सिलेंडर फॉर्म होती है। इसको बोला क्या जाता है, इसको एक वर्ड बोला जाता है नगेट। याद रखना, इसको क्या बोला जाएगा, स्पोर्ट को नगेट बोला जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लो। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है स्फेरिकल सिलेंडर, तो उसके बारे में आपको सोचना है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तो दिस इज या स्पॉट वेल्डिंग। तो अब इसके अंदर क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और हीट का एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, I स्क्वायर RT। अरे हाँ है ना, और यूनिट क्या हो गई आपकी बेटा इसकी, जूल हो गई। आई, अरे यार I स्क्वायर RT पढ़ा है ना। अरे पावर इक्वल टू VI, कैसी बात करते हो, पावर इक्वल टू VI और V इक्वल टू IR। अरे हाँ है ना, तो V को मैं लिख दूं IR इंटू I, तो कितना बन गया बेटा I स्क्वायर R। और पावर क्या होती है, पावर की यूनिट वोट, और वोट क्या होता है जूल पर सेकंड, तो Q बाई T। तो मैं इसको Q को T को इधर ले जाऊंगा तो I स्क्वायर RT नहीं बन जाएगा क्या, ये बन गया आपका फॉर्मूला। देखिए बेसिक फॉर्मूला, पावर P इक्वल टू VI, वोल्टेज इंटू करंट, पढ़ाया हुआ है भाई। कल की जो आपने जो प्रीवियस क्लास को देखा होगा, क्लास नंबर 4 को आपने जब देखा होगा, पर डे क्लास चलती है, वहां पे आपको दिख गया होगा। दूसरा आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, Q इक्वल टू सर टोटल हीट सर mCp डेल्टा T प्लस में ml। अच्छा ये क्या हो गया, ये आपने टोटल हीट, वही तो है ये टोटल हीट, ये भी टोटल हीट, ये भी टोटल हीट। तो क्या होता है टोटल हीट, सर सेंसिबल हीट प्लस में लैटेंट हीट। अरे हाँ है ना, बस यही तो चीज पढ़ी है आपने, यही तो दो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा नहीं है क्या, वही तो चीज है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। अरे इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर अलग होगा, जो करंट आ रहा है, और जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर अलग होगा, उनके दोनों के डिफरेंस के बीच में तो होगा। तो यही कॉन्सेप्ट, यही एक कॉन्सेप्ट बनता है कि जो Q का फॉर्मूला बनता है बेटा, वो I स्क्वायर RT भी बनेगा, या फिर आप बोल लीजिए mCp डेल T प्लस में ml, ये दोनों चीजें बनती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करिए क्वेश्चन में लेटेंट हीट गिवन नहीं है तो 0 हो जाएगा, नॉट गिवन। अगर ये गिवन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये गिवन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो डिपेंड करता है क्या 0 होना है। आप बात को समझे कि ये डिपेंड कर जाएगा कि क्या चीज 0 होनी है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया है, यहाँ पे ऐसी चीजें देखनी है। बस देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि देखिए अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगर कुछ भी है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके ऐड अंकल की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन देखिए सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्रिप्शन ले भी लीजिए बेटा, क्योंकि इतना ज्यादा आपको यहाँ पे हो रहा है तो वहां पे तो यार आपके सारे एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, डोंट वरी। ये कॉन्सेप्ट है आपका। मैं होप ये जो वाला फॉर्मूला है Q इक्वल टू आई आर स्क्वायर टी, और ये कहां से जनरेट हुए, ये आपको पता लग गया होगा कि सर ये कैसे जनरेट हुआ है। और स्पोर्ट की फॉर्म क्या होने वाली है, ये होने वाली है नगेट। तो ये सिलेंडर होगी तो सिलेंडर की खुद की कुछ वॉल्यूम होगी, और वॉल्यूम दैट इज π/4 d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई h हाइट। ये आपका एक सिलेंडर की फॉर्म का डायग्राम ये बन गया। सोचिए कि अगर आपको इतना करा रहा है तो क्या मजा आएगा। देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन। सबसे पहले अगर आपने गिवन नहीं लिखा तो बेटा कुछ नहीं लिखा। 2 मेटालिक शीट, ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, दोनों को मिलाकर शीट बोला है। बोलो करंट कितना बोला है सर, 8000 एम्पियर। कितने टाइम के लिए बोला है, देखो टाइम की यूनिट बहुत छोटी है, 0.2 सेकंड टाइम। एज्यूम सिलेंड्रिकल नगेट, फिर बोला सिलेंड्रिकल नगेट है ना, मैंने बोला ना कि आपको नगेट क्या होगा, जो स्पोर्ट क्रिएट होगा दैट इज नगेट। डायमीटर सर 8 mm, अरे बोलो ना रे कुछ बोलो। डेप्थ उसकी हाइट 3 mm। डेंसिटी इक्वल टू 7500 kg पर मीटर क्यूब। इफेक्टिव रेजिस्टेंस 222 माइक्रो। अरे यार ये तो सर ये क्या आ गया माइक्रो, सर ये माइक्रो ओम क्या है, पहले बात तो ये सुनिए, माइक्रो ओम बेटा, ये माइक्रो अगर बोलेगा तो 10 की पावर -6 ओम हो जाएगा, ये चीज लिखिए ठीक है। प्रोड्यूस एंड हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ नगेट। देखिए मास बोल रहा है, अगर ये बोल रहा है कि हीट फॉर 1, देखिए 1 ग्राम नगेट के लिए, 1 ग्राम नगेट के लिए जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी आपकी 1400 जूल। देखो मैंने ये ऊपर लिख दिया है। पूछा है कि मेल्टिंग एफिशिएंसी क्या होगी। ओ माय गॉड, मेल्टिंग एफिशिएंसी हमने कल भी फॉर्मूला पढ़ा है कि मेल्टिंग एफिशिएंसी अगर आपसे पूछा जाए
तो आपका एक फॉर्मूला बनता है। मेल्टिंग एफिशिएंसी कल हमने पढ़ा है, तो क्या पढ़ा था सर कि HRMJ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉइंट अपॉन में टोटल हीट, मतलब हीट इनपुट, हीट रिक्वायर्ड यार बेटा, जो भी हमारी हीट रिक्वायर्ड है वो हमने पढ़ी है, ये यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉइंट। अब सर ये करना जरूरी है, मैंने कहा कि हाँ करना जरूरी है, सुन लो पहले, अगर आप एक बार सुन लोगे तो मजा आ जाएगा कि हमने ये कल पढ़ा है। इसी के ही स्वरूप, इसी को ही देखते हुए मेल्टिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, तो सबसे पहले हमें हीट निकालनी चाहिए। तो हीट का फॉर्मूला अभी आपको जस्ट पढ़ा है कि बेटा Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, I स्क्वायर RT। I कितना है सर, 8000 है ना, 8000, तो 8000 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है सर 222 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, और टाइम कितना है बेटा 0.2। ये आपसे पूछा है, एक बार इसको सोल्व करिए। तो 8000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 222 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो हमारा आंसर आ गया बेटा 2841.6 जूल। अब ये क्या है, हीट हमारे पास अवेलेबल हीट, ये कौन सी हीट है हमारे पास, जो हमारे पास अवेलेबल है, मतलब अब मैं अवेलेबल है इसका यूज करूंगा, क्या करूंगा मैं अब इसका यूज करूंगा, मैं फिर बोल रहा हूं इसका मैं क्या करूंगा यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो दैट इज द अवेलेबल हीट, याद रखिएगा ये मेरे पास अवेलेबल हीट है, मतलब ये मेरे पास खाना है, अवेलेबल खाना है भाई। आप एक चीज को समझिए कि ये मेरे पास कौन सा खाना है, अवेलेबल खाना है, मतलब फूड है। अब इसका कितना खा सकता हूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है यार, 100% तो नहीं खाएगा ना बंदा, कुछ ना कुछ तो खाएगा। हाँ अब देखिए क्या हो रहा है सर, स्पोर्ट क्रिएट हो रहा है, तो स्पोर्ट जब क्रिएट हो रहा होगा तो वहां पे कुछ वॉल्यूम हो रही होगी, हीट, अगर ये आपकी यूनिट जूल में आ गई तो कुछ जो आपका रिक्वायर्ड है, मेल्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ नगेट। वॉल्यूम ऑफ नगेट क्या होगी, π/4 d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई h, दैट इज π/4 मल्टीप्लाई बाई 8 का स्क्वायर, डायमीटर इज 8 एंड हाइट इज 3। अगर आप इसको निकालोगे पाई डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 3, 150 आ गया बेटा, 150, 150.79 मीटर क्यूब, mm क्यूब में कन्वर्ट करिए पहले, 50.79 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 mm क्यूब, दैट इज द आंसर, ठीक है। ये समझिए। अभी देखो अभी मैंने क्या निकाला, अभी मैं आपको बता देता हूं। अभी देखिए मेल्टिंग एफिशिएंसी है, मेल्टिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आउटपुट अपॉन में इनपुट। एक तरीके से ये आपकी हीट अवेलेबल कितनी है, हीट इनपुट कितना है, और हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, यही तो कहते हैं ना, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉइंट, यही तो बोलते हो ना आप लोग बेटा, हीट इनपुट है ना। अब देखिए इस तरीके से अगर बोल रहे हो तो मैं तो ये कह सकता हूं कि हीट इनपुट मेरे पास जो अवेलेबल आई है वो आई है 2841.6, देखो ये रहा। अब मुझे चाहिए हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉइंट। अब मुझे जॉइंट पता लग गया कि वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम इतना है भाई। अरे वॉल्यूम जब इतना है सर, तो मैं ये कह रहा हूं कि हीट रिक्वायर्ड, अब देखो मैं निकाल रहा हूं ना हीट रिक्वायर्ड, सुनिए कितना इजी है, हीट रिक्वायर्ड, किसको हीट रिक्वायर्ड करना है, वेल्ड नगेट को। अरे हाँ है ना, आप इसको समझिए कि वेल्ड नगेट को करना है हीट रिक्वायर्ड टू, स्पेलिंग थोड़ा अच्छे से लिखिए सर, समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे से लिखते हैं ना, नगेट, हीट रिक्वायर्ड टू नगेट। तो बताइए क्या होगा सर, क्या हो सकता है सर, वॉल्यूम आपने निकाल ली, क्या मतलब है वॉल्यूम का। तो अब आप एक चीज बताइए, क्या यहाँ पे कुछ गिवन है, नहीं गिवन है सर। क्या गिवन है सर, एक हीट गिवन है 1400 जूल। अब नेगेट हो रहा है तो यहाँ पे कोई लैटेंट हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, तो बेटा हीट रिक्वायर्ड टू नेगेट तो ml होगा ना, प्लस में mcp डेल्टा t होगा ना। क्या mcp डेल्टा t गिवन है, नहीं गिवन है, तो जीरो हो गया, तो आपके पास तो सिर्फ ml बचा। देखिए अभी जस्ट समझाया आपको कि Q का फॉर्मूला ये बनेगा, अगर नहीं गिवन है कोई भी, ये जीरो है तो ml में बन जाएगा। तो हीट रिक्वायर्ड मतलब ये हमारे पास हीट की जरूरत है, हीट रिक्वायर्ड है नेगेट को, अवेलेबल इतनी, रिक्वायर्ड इतनी, एफिशिएंसी कितनी सर, आउटपुट अपॉन में इनपुट, आउटपुट अपॉन में इनपुट, ये समझिए। तो ml क्या होता है, मास, तो बेटा मास क्या होता है, अरे बोलो ना रे कुछ समझ में आ रहा है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी, अब देखिए मास निकाल लिया है, डेंसिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई एल, कितना डेंसिटी कितनी है बताइए सर, डेंसिटी है 7500,
सुनिएगा 7500 केजी 10 की पावर 3 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया बेटा, ग्राम पर मीटर क्यूब। बिकॉज क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन में एक चीज बोली है, ये रहा, देखो इसको पढ़ो सर, 1 ग्राम ऑफ नगेट, 1 ग्राम नगेट के लिए इतने की जरूरत है, तो मुझे ग्राम कितने हैं मेरे पास सर 7500 मल्टीप्लाई बाय 10 की 5 ग्राम। वॉल्यूम कितनी है सर 150.79 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया सर 1400। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगता यहाँ पे, सिर्फ इतना ही लगना है, कुछ भी कर लीजिएगा, सिर्फ इतना ही लगना है 10 की पावर 3। तो सॉल्यूशन बन जाएगा 1583.36। बस बेटा 1583.36 मल्टीप्लाई बाई 100 जब आ जाएगा, परसेंटेज पूछा है, डिवाइड बाई 2841.6 दैट इज 55.74% इज अ मेल्टिंग एफिशिएंसी। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही तो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये आंसर आएगा। आप समझिए फिर से, देखिए मैंने क्या किया कि देखो रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस में क्या होता है, यही जो आपका नगेट बन के आया यही एक रेजिस्टेंस से क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना तभी तो नगेट फॉर्म हुआ ना। देखिए फॉर्म क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है। अब इस नगेट को फॉर्म करने के लिए इसके लिए कोई हीट की जरूरत होगी, तो नगेट बना, तो नगेट बनने में क्या फॉर्मूला होता है, mCp डेल्टा T प्लस में ml। अब Cp ये गिवन नहीं है तो ये तो 0 बच जाएगा, तो Q की वैल्यू क्या बनेगी ml। ये QI आगे जो ट्रांसफॉर्मर जो इसको भेजेगा, ट्रांसफॉर्मर के पास अवेलेबल है, वो इसको भेजेगा, वो यहां से जाता हुआ यहां पे जाएगा। अब जब ये यहां पे जाएगा डियर, तो ये तो Q ट्रांसफॉर्मर के पास है, अवेलेबल है हीट, मतलब इसके पास अवेलेबल है। यूटिलाइजेशन कितना हुआ सर, वो यूटिलाइजेशन इतना हुआ। अवेलेबल ये है, यूटिलाइजेशन ये है, आप इसको यूटिलाइजेशन लिख सकते हो। तो कितना यूटिलाइजेशन पूछ रहा है, वो ही पूछ रहा है कि मेल्ट करने के लिए कितना यूटिलाइजेशन हुआ, तो आपसे परसेंटेज में पूछ लिया है, बस सिंपल सा। तो हर बारी आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्यू वाला, ये वाला, एक तो ये और एक ये, बस उसी को फाइंड करने के लिए वॉल्यूम की नीड पड़ती है, इसके अलावा और कोई भी न्यू चीज नहीं है। मैं होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे और अच्छा बेहतर समझ में आ जाएगा, और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, करिए स्टार्ट, मैं भी आपके साथ हूं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। कहता है कि 2 फ्लैट स्टील शीट ईच ऑफ 2.5 mm थिक आर बीइंग रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग यूजिंग अ करंट। तो गिवन क्या है बेटा, I इक्वल टू 6000 एम्पियर, टाइम स्मॉल t 0.2 सेकेंड, द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 ओम। स्पेसिफिक हीट Cp इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 जूल पर मीटर क्यूब। देखिए जूल पर मीटर क्यूब। ए स्पेरिकल, देखिए बेटा स्पेरिकल बोला है, तो डायमीटर गिवन है 4 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा गिवन बेटा 2 mm। तो स्पेरिकल का वॉल्यूम कितना बनता है 4/3 पाई r क्यूब। बस ये फॉर्मूला पुट करिए, तो 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज 33 mm, 0.510 mm क्यूब बन के आ गया। ठीक है जी, बस इतना है। is for interface due to current flow, consider that electrical energy is completely converted to thermal energy. The ratio of heat used for melting to the resistive heat generate. देखिए heat use, अब बताइए heat use क्या है सर, जो यूज हो चुकी है, तो heat use के लिए तो फॉर्मूला यूज हीट। फिर बोल रहा हूं heat use के लिए क्या फॉर्मूला है, बोलो हीट यूज के लिए क्या फॉर्मूला है। अगर आप हीट यूज की बात कर रहे हैं तो सर हीट यूज के लिए तो फॉर्मूला एक बनता है और वो जूल में आएगा, और आपके पास यहां से क्यू कितना निकल के आएगा जो अवेलेबल है, I² RT। अरे हाँ यहाँ तो लगा दीजिए, कितना इजी हो गया, 6000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। तो जैसे ही सोल्व करोगे बेटा ये आ गया 1440। ये देखिए सर यहाँ पे तो मास भी गिवन नहीं है, कुछ नहीं, यूनिट, फिर बोल रहा हूं यूनिट कन्वर्जन। सर Cp की यूनिट क्या है, Cp मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कर दीजिए, तो Cp कितना है बेटा 10 इंटू 10 की पावर 9, वॉल्यूम कितनी है mm क्यूब में, तो बेटा इसको भी चेंज करिए 510 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9। बस तो देखिए इससे अगर आपने सोल्व किया तो देखो कितना इजी हो गया। देखो ना यार,
3 अरे यार से एक मिनट, इसको अगले पेज पे लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। पहले ये आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखो, 4/3 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर का 33.510 बेटा, बिल्कुल 33.510। ये जूल बचा। अब इस जूल को देखो कैसे यूटिलाइज करना है, जे, तो ये जो Q है वो बन गया Cp मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। ये जूल पर मीटर क्यूब, कहीं यूनिट सुनी है? नहीं सुनी सर, मीटर क्यूब, बस यूनिट कन्वर्जन से मार खानी थी। 10 इंटू 10 की पावर 9 और वॉल्यूम कितना है? 33.51 इंटू 10 की पावर -9। तो बेटा इसको सोल्व करोगे तो 335.10 बन गया। अब पूछा है रेशियो कि यूज कितना हुआ, तो आप लिख सकते हो 35.10। अवेलेबल यूज का पूछा, देखो टोटल यूज अवेलेबल कितनी है सर? 1440, 1440। तो ये मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई 1440 जैसे ही करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.2327 की फॉर्म में पूछा हुआ था, दैट इज द आंसर। बस देखिए गेट का कॉन्सेप्ट, अरे गेट का नहीं है, क्वेश्चन नया है इसलिए बता रहा हूं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ न्यू क्वेश्चंस भी है, तो ये कोई ये ना सोचे कि सर ने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे, नहीं बेटा न्यू क्वेश्चंस भी है, तसल्ली रखिएगा, सोचिए मेरे मन से सोचिए, देखिए कितना इजी। तो अवेलेबल और यूज की फॉर्म ये हो गई। सिर्फ एक बार गिवन लिख लीजिए, मजा आ जाएगा। गिवन तो लिखिए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को सोचना है, मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैं होप इतना बात समझ में आ गई होगी, मजा आ रहा है ना, इजी ना। चलिए व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट, व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन देखिए, अपकमिंग गेट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, अपकमिंग ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, अपकमिंग गेट क्वेश्चन आ सकता है। सर देखिए क्या कह रहा है, 2 एल्यूमिनियम एलॉय प्लेट ईच 10 mm थिक, 10 mm की थिक है, ठीक है। फिर से बनाओ। सबसे जरूरी चीज जो आप है वो बनाते नहीं हो सर। ये रहा, 2 प्लेट है 10 mm की, क्या है? 2 प्लेटें हैं 10 mm की। देखिए इस तरीके से 2 प्लेटें हैं 10 mm ईच, ठीक है। लॉन्ग आर वेल्ड विदाउट क्राउन। क्राउन क्या होती है? क्राउन क्या होती है? देखिए अगर ये कोई प्लेट है इस तरीके से और क्राउन इस तरीके से बन जाए, देखिए ये एक्स्ट्रा उभरता हुआ पार्ट ऐसे है ना, तो ये होती है बेटा, इसको बोलते हैं क्राउन। क्राउन होगा ना, ताज रख दिया ना। बाई मल्टीपास टंगस्टन इनर्ट गैस बट वेल्डिंग, ये क्या होती है बट वेल्डिंग? देखो अगर ये दोनों इस तरीके से रखे हैं तो बट वेल्डिंग है। अगर ये इस तरीके से रखा है, एक दूसरे के ऊपर लैप कर गए, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ गए, दिस इज अ लैप वेल्डिंग। अगर इस तरीके से है, दिस इज द बट वेल्डिंग, ओके। द जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन इज वी टाइप विद 60 डिग्री एंगल, ये 60 डिग्री एंगल है बेटा, ठीक है। तो एंगल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इस चीज को समझते हैं पहले इस चीज को समझो। देखिए ये प्लेट है और ये इस तरीके से रखी हुई है प्लेट, ऐसे ये प्लेट ऐसे रखी हुई है ना, तो देखो जो ये आपको इस तरीके से मिलेगा, ये प्लेट होगी ना, देखिए ये प्लेट होगी आपकी ऐसे। आप समझने की कोशिश करिए, देखिए ये 2 प्लेट ऐसे मिल गई है ना, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा बेटा, जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा, दैट इज एंगल इज 60 डिग्री। तो इस एंगल को बोलते हैं 2 थीटा। 2 थीटा इज 60 डिग्री। तो जो थीटा की वैल्यू निकल के आती है दैट इज 30 डिग्री। सर इसका मीनिंग क्या है, 30 डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया? तो 30 डिग्री कैसे किया कन्वर्ट, ये भी देख लो। अगर आप देखोगे नहीं तो समझोगे नहीं तो फिर आएगा कॉन्सेप्ट कहां से भाई? कॉन्सेप्ट ही तो लाना है आपको, अरे कॉन्सेप्ट ही तो बताना है मुझे। ये 2 अलग अलग प्लेटें हैं, एक इस तरीके से रखी हुई है यहां पे ऐसे, और एक इस तरीके से रखी हुई है बेटा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इनके बीच की बात करूं, देखिए ये डॉटेड लाइन का, देखिए मतलब समझिएगा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल, ये एंगल इज थीटा और दिस एंगल आल्सो आर थीटा, समझे। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से अगर बनाता हूं तो बनाने के बाद कितना बन जाएगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन ठीक 2 थीटा, तो 2 थीटा इज 60, तो थीटा इज 30 डिग्री, तो दैट वन इज अ 30 डिग्री और दैट वन इज अ 30 डिग्री। अब दोनों को कंबाइन करूंगा तो 60 डिग्री। मैं होप ये आपको समझ में आया होगा। द रूट गैप इज मेंटेन्ड एट 5 mm। ये रूट गैप क्या है? अब देखिए रूट गैप की कहानी, ये यहां से यहां तक का जो एक गैप है,
इस गैप को बोला जाता है रूट गैप। इस गैप को क्या बोला जाता है बेटा? रूट गैप। दिस इज अ रूट गैप। और रूट गैप की वैल्यू कितनी बोली है उसने? 5 mm। सपोज करो इसको आप थोड़ी देर के लिए a मान लो। क्या मान लो बेटा? a मान लीजिए, ठीक है। रूट गैप इज a। इफ इलेक्ट्रोड ऑफ 5 mm डायमीटर, इलेक्ट्रोड कितना है? 5 mm डायमीटर विद 500 mm लेंथ। तो इलेक्ट्रोड की बात चल रही है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाओ, ये आपको समझ में आएगा अभी यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे ले लो, इसको यहाँ से यहाँ ले लो, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बड़े अच्छे से। दिस एंगल इज 30। क्यों हुआ ये रीजन बता चुका हूं। दिस एंगल ऑल्सो 30 और इनके बीच का जो गैप है इज अ 5 mm। ओके, ये तो सिर्फ प्लेट की बात होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड बोला है 5 mm और जो लेंथ बोली है वो बोली है 500 mm। अब कहते हैं कि देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड। अब ये पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड, मतलब जो ये गैप है, इस गैप को फिलअप करने के लिए, जो वीक गैप है, इस गैप को फिलअप करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड की नीड पड़ेगी? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड की नीड पड़ेगी, वो यहां पे आपसे पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड कैसे निकाल सकते हैं? खुद बताइए, एक बेसिक सा फॉर्मूला। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अब मैंने टाइम फिलिंग का बताया था ना कि सर टाइम फिलिंग क्या होती है। जब मैंने कास्टिंग पढ़ाया था कि सर वॉल्यूम बकेट की और डिस्चार्ज निकलने वाला है ना, जो डिस्चार्ज आपका आ रहा है, तो सर ये वॉल्यूम, तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वेल्ड। अरे हाँ है ना कि सर हाँ, वॉल्यूम ऑफ वेल्ड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड। अरे लिखूंगा ना, देखिए अगर कितनी वॉल्यूम इलेक्ट्रोड की है और कितनी वॉल्यूम वेल्ड की है, दोनों को डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स निकल के आ जाएंगे। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड निकालना है तो मैं तो डायरेक्टली पता है मुझे, तो π/4 d²L वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड ये होती है। मैं तो सिंपल से बोल रहा हूं भाई, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड की वैल्यू यही होती है। यार देखिए सिलेंड्रिकल फॉर्म में तो होती है ना इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कैसे बनी होती है? यही तो बनी होती है इलेक्ट्रोड, ऐसी तो बनी होती है ना सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो यहां से यहां तक की लेंथ है, तो देखिए डायमीटर 5 mm, लेंथ 500, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 500 बस। तो ये कितना हो गया जी? 500 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई पाई डिवाइड बाई 4, दैट इज वॉल्यूम 9817.47 mm3। ये बन गया जी कॉन्सेप्ट, इतना। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ वेल्ड चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि दो एल्यूमिनियम को किस तरीके से जोड़ना है, रूट गैप गिवन है, ये सारी चीजें आपको पता लग गई होगी यहां से, है ना। अब बस आपको इस चीज को समझिए, अंदर से समझिए कि हाँ सर ने कैसे कराया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड इस तरीके से निकालना है। तो ये रूट गैप पता लग गया है, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे फिर से मैं आपको लिए बना रहा हूं ताकि आप एक बार बस समझ जाओ यार। आप एक बार समझ गए ना तो यार मेरे लिए तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा सीरियसली। अगर देखिए ये था और बेटा ये था, दिस इज अ 30 डिग्री और ये सेम भी 30 डिग्री। ये गैप कितना है बेटा? 5 mm। अरे डिग्री में लिखना है ना, डिग्री डिग्री। और ये कितना है बेटा? यहां से यहां तक ये है आपका 10 mm, है ना। देखो बोला भी एक, और ये आगे चला गया क्या? चलिए कोई नहीं, ये कितना बोला है? 10 mm, ठीक बोला है, ठीक 10 mm ठीक। तो अब आप क्या करोगे, इसको बनाइए, बताओ ना। तो सर देखिए अब मैं क्या करूंगा, इस लेंथ को मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए x, ये लेंथ भी बन गई x। अब एरिया में कन्वर्ट कर देता हूं 1, 2 और 3, इनको ऐसे लिख देता हूं। तो क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 3? बिल्कुल इक्वल होगा, हाँ जी। एरिया 2 क्या है सर? एरिया 2 कुछ इस टाइप का बन रहा है, तो इस टाइप का बन रहा है, तो हाइट कितनी है? 10 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है? रेक्टेंगल 5, तो कितना बन गया बेटा सर? 50 mm² बन गया, ठीक है। अगर मैं एरिया 1 की बात करूं तो सर एरिया 1 कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले तो x निकालना। अब देखिए फॉर्म क्या है एरिया 1 की, पहले ये बताइए सर। ये आपका बन गया इस तरीके से, ट्रायंगल फॉर्म में। तो क्या होता है बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे हाँ है ना सर, हाफ तो मुझे पता लग गया है, बेस हाइट पता लग गई 10। क्या बेस मालूम है? x मालूम है? नहीं सर x मालूम नहीं है, तो x मालूम नहीं तो निकालिए। तो फॉर्मूला क्या होता है सर? थीटा, tan थीटा, तो tan 30। अरे यार हिंदी मीडियम बोल गए क्या? आप लोगों को ये पढ़ा के थक चुका हूं। सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है सर? x।
बेस कितना है सर, ये रहा बेस, ये रहा बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी है 10, तो बस निकाल दीजिए कि सर 1030 मल्टीप्लाई बाई 10, जैसे ही निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5.77 आ गई। बस यहां पे पुट करिए 5.77 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज एरिया आ गया 28.86। बात समझ में आ गई। तो बेटा अब मैं निकाल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ वेल्ड, अरे हाँ या ना, हाँ जी सर निकालिए। क्या होता है वॉल्यूम, सर एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, तो एरिया कितना हो गया बेटा बोलो ना, A1 प्लस A2 प्लस में A3। क्या मैं इसको निकाल सकता हूं, हाँ जी सर आप अब इसको निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकता हूं बताइए, एरिया 1 कितना हो गया है सर 28.86, एरिया 2 कितना है सर 50, एरिया 3 बिल्कुल यही सेम है तो 20.86, पुटअप कर दो। अब पूछा है 86 मल्टीप्लाई बाई लेंथ, अब पीछे आइए लेंथ कितना बोला है 1 मीटर लॉन्ग, बोला है 1 मीटर लॉन्ग, तो पुटअप कर दीजिए 1 मीटर। 1 मीटर कितना हो गया 1000 mm। बस बेटा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 50 और मल्टीप्लाई बाई 1000, जैसे आप इसको सोल्व करोगे दैट इज 10773.50269 mm³। बस इतना है बेटा, ये निकल के आ गया। बस इसको यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, यहाँ पे पुटअप कर दो ना सॉल्यूशन के लिए, तो ये सॉल्यूशन आपका क्रिएट हो गया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स इक्वल टू वॉल्यूम 10735.069 डिवाइड बाई 9817.47 से डिवाइड कर दो। 9817.47 से डिवाइड करोगे तो आंसर निकल के आएगा 10.97 इलेक्ट्रोड। अब खुद बताइए कि देखिए आपने क्या काम किया, आपने 9.9 गुलाब जामुन खा लिए। कितने गुलाब जामुन खा लिए बेटा 9.9 गुलाब जामुन खा लिए, रसगुल्ला खा लिए। आप उसको 9.9 बोलोगे कि 10 बोलोगे, सर देखिए अगर आपने 9 के ऊपर थोड़ा सा भी यूज किया, मतलब 10वें पे तो आपने हाथ रख दिया ना, 10वीं चीज पे हाथ रख दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। दैट्स द आंसर। तो ये नहीं होगा तो ऑप्शन में आइए, ऑप्शन में देखिए कितना बोला है सर 11, तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, इज अ राइट आंसर। तो 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स की हमें नीड होगी। बस यही चीजें थी जो आपको अलग करती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज है। बस आपको ये समझना, ये नहीं कि यार सर ने पढ़ाया यार और मजा आ गया यार, देखो समझना जरूरी है, ये चीज है। अब एक चीज और बोलता है, उसको क्या बोलते हैं देखिए रूट गैप। अब ये क्या बोलेगा, एक और तरीका होता है इसको, ठीक है। यहां पे अगर हो सकता है बाई चांस, एक पेज ले लेते हैं हम लोग, है ना, आपको एक बता देता हूं, नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस में हो सकता है, नोट लिखिए। वो क्या कर सकता है, एक गैप बोल सकता है, उस गैप को वो कुछ भी बोल सकता है। देखिए वो इस तरीके से भी बोल सकता है, तो प्लीज होशियार रहना, वो इस तरीके से भी बोल सकता है, वो आपको इस तरीके से भी बोलेगा बेटा। हो सकता है कि अपकमिंग क्लासेस में वो आपको ऐसे भी बोले कि ये आपका कोई जॉइंट है और वो जॉइंट इस तरीके से रखा हुआ है, समझे भाई। ये रहा। अब देखिए ये रूट गैप है, तो एक ये डिस्टेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस, देखिए ये जो लिखी हुई है एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस बन गई, तो इसको बी से डिनोट कर देगा, ठीक है। ये तो इसको क्या बोलता है, लैंड, भूमि, LAND लैंड, है ना। लैंड मींस क्या होता है, भूमि ना। तो इस तरीके से बोलेगा कि एक गैप है इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे भी वर्ड, एक वर्ड बोल सकता है, ठीक है। तो बी से डिनोट करेगा, तो ये दिस इज अ रूट गैप। अब आप यहां से खुद निकाल लेना, क्या निकालोगे, तो देखिए ये एरिया पूछ लेगा यहाँ पे, और ये हाइट है, तो आपकी ये जो गिवन हाइट होगी ये ऊपर वाली, ये कितना होगा h माइनस बी, बिकॉज ये तो कंप्लीट आपकी h है ना, ये तो बेटा आपकी h है ना, ये h बन जाएगी, तो ये b तो h माइनस बी। तो अगर आप यहां से निकालोगे tan थीटा, तो tan थीटा क्या x अपॉन में h माइनस बी वाला फॉर्मूला लग के आएगा, अगर इस तरीके से v जॉइंट के अंदर उसने पूछा। बात समझ में आई। अगर उसने वी जॉइंट के अंदर ये सारी चीजें पूछी इस तरीके से, तो पूछ लेगा ये ऐसे है, तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है बस।
सारी चीजें वही है, देखो सारी चीजें उतनी ही है जो पढ़ाई है, बस आपसे कंफ्यूज क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं फिर लिख देता हूं, इट इज अ इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझे बात। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में जो वेरी इंपॉर्टेंट, बस आप इतना समझ लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आया होगा। चलिए, व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट, व्हाट अ लवली डे एंड इज अ न्यू क्वेश्चन। करिए क्वेश्चंस को करिए बेटा, व्हाट अ लवली क्वेश्चन यार। In a arc welding operation carried out a power source maintained at, तो वोल्टेज 40 वोल्ट, पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड करंट इज 400 एम्पियर, बस इतना बोला, इतना लिख लो। The consumable electrode melt and just fill the gap between the metal plate to be butt weld, और ठीक है butt weld बन गया। The heat transfer efficiency NHT equal to 0.8 and the melting efficiency is 0.3, ये बोला है। The heat required to melt the joint, तो बेटा rate of melting is 20 joule per mm cube. If the travel speed of the electrode means V की बात बोला है 4 mm per second, what is the cross sectional area, बस हो गया, देखिए हो गया ना, बोलने की भी जरूरत नहीं है, नीड नहीं पड़ी भाई। सॉल्यूशन फॉर्मूला सर, मेल्टिंग एफिशिएंसी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ मेल्टिंग, यही पढ़ा है ना। अपॉन में सर NHT मल्टीप्लाई बाय V मल्टीप्लाई बाय I, बस ये था बेटा, पुटअप कर लीजिए। 0.3 एरिया आपको निकालना है, वेलोसिटी देखिए किसमें गिवन है 4 mm में है ना, पहले ये देखिए mm में ना, 4 mm में, तो ये 4 mm इंटू रेट ऑफ मेल्टिंग 20 जूल पर mm क्यूब, अपॉन में ये शायद 0.8 है, ये 40 होगा और ये 400 होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, 0.8 40 और 400, बस इतना है, कर लीजिए फोन। 0.3 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 400, ओके 0.3 0.8 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 400 डिवाइड बाई 80, 48 आ गया बेटा। तो एरिया कितना आ गया 48 mm स्क्वायर आ गया, डेट द आंसर। बस एक लाइन में, अब ये एक ही लाइन में क्वेश्चन कर दिया, नहीं तो आप करते ये कर दो जी, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कुछ नहीं करना, गिवन करना है बस। और गिवन करते ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कितनी देर में हुआ सर, आपने तो 5 सेकंड में कर दिया, 10 सेकंड में, अरे कर ही तो दिया ना, कुछ और थोड़ी क्या, 10 सेकंड में कर दिया आपका, अरे ज्यादा 30 सेकंड लग गए होंगे, नंबर कितने मिल गए 2 मार्क्स। पहले तो मार्क्स की बात करो ना, अगर आपके 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो इससे अच्छी क्या चीज है बेटा। खुद सोचिए, अगर आपको किसी को लगाने से 2 नंबर मिल रहे हैं, इजी फॉर्मूला गिवन है तो लगा दो, काम खत्म। चलिए, व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कल इसके ऊपर का एक क्वेश्चन था रिमेनिंग है ना, वो क्वेश्चन यही समझ लो, बस वो ही समझ लीजिए। ये आर्क लेंथ L है बेटा, है ना, आर्क लेंथ L। देखिए क्या कहता है, V आर्क, मैं लिख रहा हूं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। V आर्क 20 प्लस में 5L है ना, ये 5L है। वेयर द आर्क लेंथ विच कैरिड वेरिड बिटवीन आर्क लेंथ, मतलब आर्क की जो लेंथ है, अगर सपोज करो ये LL है तो 5 से 7 है। अब बच्चा क्या मिस्टेक करता है यार, बच्चा ऐसी मिस्टेक मैंने जिंदगी में नहीं देखी, करके ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए मिस्टेक करके ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक करके आता है, पता ही नहीं है सर करना क्या है। फिर कहता है कि करंट की वैल्यू भी दी गई है, एक आई से दूसरे आई तक जाने के लिए उसने 400 एम्पियर से 500 एम्पियर तक का बोला हुआ है। बस बच्चा ये तो करेगा, देखिए L1 L2 I1 और I2 लिख के आता है बच्चा, मैं बता रहा हूं मिस्टेक करेगा बाबा, मिस्टेक करेगा, करके बताऊंगा। फाइंड क्या करना है सर, फाइंड करना है ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट। अब बच्चा क्या काम करेगा मैं बता देता हूं, पूरा नहीं बताऊंगा, आधा बताऊंगा, गलती करेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको बेटा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो कॉन्सेप्ट क्या रखना है सर, पहले तो आपको एक डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। सुन लो, अगर डायग्राम नहीं बना रहे हो ना जो बच्चे, वो कितना मात खाते, अब देखना 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने आज तक जहां पे भी पढ़ाया है गलती किया है 100%। जो बच्चा इसको देखेगा ना, बहुत बच्चे जानते हैं, मैंने इतने उसमें पढ़ाया तो
ये कॉन्सेप्ट को अब नहीं करेगा जब से पढ़ा है, नहीं तो वो हर बार गलती करके आता था। वो देखिए ये क्या करेगा, अब उसके माइंड में क्या है, बस इतना बना के छोड़ देता है। अब मैं बता रहा हूं ना बच्चे की टेंडेंसी। सर आपने पढ़ा है V इक्वल टू, कल ही बताया, ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस आई, फॉर्मूला ड्राइव करा चुका हूं, शॉर्ट सर्किट करंट, सॉरी ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइड बाई शॉर्ट सर्किट करंट, इस तरीके से लिखते हैं सर। तो V आपने बताया था कि स्टेबल आर्क, अगर आप लोग स्टेबल आर्क लिखोगे तो क्या होगा सर, VA इक्वल टू V होगा। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली लिख दो तो सर 20 प्लस 5L, सर ये हो जाएगा 20 प्लस 5L इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज को अभी VO से डिनोट कर देता हूं शॉर्ट में, है ना, VO, और करंट को लिख देता हूं IO, शॉर्ट सर्किट है ना, ओ करंट, ठीक है, S बना लो, है ना, S बना लो। अब एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब दो करंट दिए हुए तो दूसरी इक्वेशन भी 20 प्लस 5L इक्वल टू V0 माइनस आई। चलो इसको बाद में लिखते हैं पहले। अब बच्चा क्या करेगा, सर लेंथ गिवन है, उन्होंने कहा कि लेंथ कितनी गिवन है सर 5 mm है, तो पहले में यहाँ पे 5 गिवन करके 5 पंजे 25, तो 45 इक्वल टू V0 माइनस आई की वैल्यू कितनी है, एक आई है 400, जैसे लिखा है वो ऐसे ही लिख के आएगा। बेचारा बड़ा शरीफ है ना बच्चा, भोला बच्चा है। तो V0 अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट आपको निकालना था, ये था। दूसरी, क्या ये इक्वेशन, क्या ये ठीक है, पहली बात ये होती है जो ये मैंने इक्वेशन लिखी क्या ये करेक्ट है कि नहीं, पहले मुझे जज करना है। तो इसलिए यहां पे ये मिस्टेक हो जाती है एक छोटी सी, बिल्कुल यही एक मिस्टेक है बच्चे की। अब सर ये मिस्टेक क्या है, पहले ये बताइए, पहले आप मुझे ये बताइए कि सर मेरी मिस्टेक क्या हुई जिसके ऊपर मेरा आंसर गलत आया। बच्चे ने मुझसे यही पूछा, कर लो क्वेश्चन यही गलत है, यहीं पे ही गलत हो जाएगा। तो उसको मैंने एक चीज समझाई कि बेटा तू एक काम कर। उसने कहा कि क्या, एक यहां से लाइन ड्रॉ कर। उसने करी, यहां पे करी, अरे देखो ना बेटा, वो कह रहा है कि एक पॉसिबल लाइन है ड्रॉ करने की, है ना, मतलब वेल्डिंग करने के लिए ऐसे नहीं चिपका सकते, इतनी दूर नहीं जा सकते, तो एक लेंथ बचेगी ना, एक गैप बचेगा ना, उसके बीच में वेल्डिंग होगी। उसने बोला 5 से 7 तक होना जरूरी है बस। अब उसने कहा कि ये रहा यहां पे, अरे यार बनो ना ढंग से, यहां, अरे फिर नीचे चला गया, क्या क्या कर रहा है रे, ये रहा। अब धीरे धीरे वोल्टेज ऊपर जाएगी तो ये ऐसे आएगा, हाँ जी सर आएगा, आपने सी बोला, तो ये V1 होगा, मैंने कहा कि ये होगा, ये कितना होगा V2 होगा, बिल्कुल होगा। अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग बनाओ। अब बताओ ये जो वैल्यू होगी बेटा, सर जो ये वैल्यू होगी, ये कौन सी वैल्यू होगी सर, इधर V1 के कोरेस्पॉन्डिंग I1 होगा, और ये किसके कोरेस्पॉन्डिंग होगा बेटा, I2 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा पहले ये बताइए। अगर ये I1 है तो यहां पे लेंथ 1 आएगा, और यहां पे लेंथ कितना आएगा, 2 आएगा। अब यही गलती होती है, देखिए ये मिस्टेक हो गई, सर इतना हुआ, तो देखिए I1 I2 इधर लिखा, पर ये कभी ऐसा, ठीक है, अब ऐसे जा रहे हो आप ऐसे, तो पहले क्या आना जरूरी है, I1 आएगा कि I2, गलत हो जाएगा ना। तो पहले आप इसकी नोटेशन को ठीक करो। पहले नोटेशन क्या करो, इधर लिख दो बेशक I2, इधर लिख दो I1। क्या ये लिखना ठीक होगा, पहले आप ये बताइए। सर I2 I1 नहीं, आप उसको ऐसे ही लिखो, V1 के कोरेस्पॉन्डिंग I1 और V2 के कोरेस्पॉन्डिंग I2, ऐसे आपने लिखा, बिल्कुल सर लिखा। अब जो ये लेंथ है सर, ये लेंथ का किस्सा बताइए। देखिए जितनी छोटी लेंथ होगी, अब ये बताइए लेंथ कितनी है सर, 5 और 7। अब 5 और 7 को लिखने की बारी आ गई, क्योंकि I1 कितना है सर 400, ये I2 कितना है 500। क्या ऐसा हो सकता है इधर की तरफ ज्यादा हो रहा हो, सुनिए 400 और 500 ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूं। I1 आपने लिखा 400, I2 लिखा 500, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। इधर वाला बढ़ रहा है तो कम तो नहीं होगा, इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी, तो ये जो वैल्यू होगी बेटा I1 की जो वैल्यू होगी, ये इधर 500 होगी और इधर क्या होगी 400, क्योंकि देखो ये ऐसे एंगल जाएगा डिक्रीजिंग में। कैसे जा रहा है, डिक्रीजिंग में। और ये कैसे जा रहा है, इंक्रीजिंग में। ये कैसे जा रहा है, इंक्रीजिंग में, और ये डिक्रीजिंग में। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, 400 एम्पियर से 500 एम्पियर, बट अब देखो आप कहां जा रहे हो, 400 से 500 जा रहे हो, तो देखो 400 से 500 आप इधर भी जा सकते हो। अगर आप 400 से 500 ऐसे भी जाते हो तो दिखा दो।
अगर आप 400 से 500 ऐसे जाएंगे, सपोज करो, दिखा रहा हूं मैं आपको कि बेटा अगर आप 400 से 500 ऐसे जाओगे इंक्रीजिंग में, तो फिर तो ये I1 बनेगा और ये I2 बनेगा, ये 400 बनेगा और ये 500 बनेगा। उसके कोरस्पॉन्डिंग I के ही कोरस्पॉन्डिंग ये लेंथ 1 बनेगी, ये लेंथ 2 बनेगी, कुछ कोरस्पॉन्डिंग। तो I में क्या होगा, लेंथ छोटी तो करंट ज्यादा और लेंथ बड़ी तो करंट छोटा। तो ये सॉरी तो ये तो ऐसा बनेगा, तो ये सॉरी यहाँ पे दिस इज अ लेंथ 1 और ये लेंथ 2, तो दिस इज अ 5 पे देखिए यार समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये लेंथ 2 7 ऐसे आपको करना पड़ेगा। बड़ी लेंथ छोटा करंट, छोटी लेंथ बड़ा करंट, ये वाला, क्योंकि ये तो L1 तो ऐसे ही रहेगा ना, ये तो लेंथ 1 से लेंथ 2 ऐसे ही तो जा रहे हैं ना, देखो बढ़ रहा है ना ऊपर, ये रहा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए में ही जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए में ही जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाएगा तो बढ़ते हुए जाएगा, ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग होगा ना, ऊपर जा रहा है इंक्रीजिंग हो रहा है, तो L1, तो बेटा L1 के कोरेस्पोंडिंग हमेशा करंट क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो ये 400 नहीं होगा, ये कितना बनेगा, 500 बनेगा, ये कितना बनेगा, 500। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही मिस्टेक थी बच्चों की। फिर से समझो, कॉन्सेप्ट में अगर आप डायग्राम को देखते हो, क्वेश्चन को देखो, सर देखो सबसे पहले V1 के कोरेस्पोंडिंग आप I1 लिखते हैं, मैंने कहा कि लिख लो, बट आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लेना ना कि करंट 400 से 500 जा रहा है, लेंथ 5 से 7 जा रही है, बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, उसी के हिसाब से मैंने L1 को डिनोट किया, L2 को डिनोट किया। देखो मैं स्क्रीन पे टच कर रहा हूं, है ना, तो देखिए 5 और 7 को मैंने किया, तो 5 के कोरेस्पोंडिंग कितना करंट आया सर, 500, देखो ये रहा, और 7 के कोरेस्पोंडिंग कितना करंट आया बेटा, 400। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। तो याद रखना, स्मॉल करंट और लार्ज करंट वैल्यू अगर होगी, लार्ज करंट होगी, तो याद रखना अगर स्मॉल करंट होगा तो आर्क लेंथ बढ़ेगी, आर्क लेंथ लार्ज होगी, आर्क लेंथ लार्ज वाली लेंगे, और लेंथ कर लिए होगा तो आर्क लेंथ स्मॉल वाली लेंगे। बस यही पॉइंट आपको याद रखना है, बस इसी चीज को याद रख लोगे। सिमिलरली अगर आप देखो 7 रखो, 7 पंजे 35, तो ये 55 हो जाएगा, इक्वल टू V नोट, और करंट की वैल्यू क्या होगी, 400 मल्टीप्लाई बाई V नोट बाई IS निकल के आ गया। दिस इज अ इक्वेशन 1 और दिस वन इज अ इक्वेशन 1 और 2, बस ये 2 इक्वेशन बन गई। आपको समझना है, मैंने सारी चीजें करके बता दी आपको किस तरीके से बनाना है, डिक्रीजिंग और एज वेल एज इंक्रीजिंग ऑर्डर दोनों मैंने आपको बता दिए। अगर आप 400 से 500 लिखोगे तो गलती हो जाएगी, तो आपको देखना है 400 कहां लिखना है और 500 कहां लिखना है। अगर आप इधर भी करते हो तो ये 500 से 400 इस तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के साइन एरो के साथ प्लीज बनाना, बस ये मेरे हैं। तो बेटा ये कितना हो गया सर, 45 इक्वल टू V नोट माइनस 500 V नोट बाई IS, यही तो है। 55 इक्वल टू V नोट माइनस 400 V नोट बाई IS, बस बेटा ये हो गया। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करता हूं तो सोल्व कर लीजिए, 55 को ऊपर लेके चले जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो -10 इक्वल टू ये माइनस, ये तो कट जाएगा, तो V नोट बाई IS क्या बचेगा, माइनस में तो 100 बचेगा, इससे ये कट गया, तो V नोट बाई IS की जो वैल्यू निकल के आई वो 10/100 निकल के आ गई। तो यहां से सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। बस इसी को उठा के यहां पे पुटअप कर लो। तो अगर मैं इसको उठा के V नोट बाई S को 10 लिखता हूं तो 45 इक्वल टू V नोट माइनस 500 डिवाइड बाई 10 50 हो जाएगा, तो V नोट की वैल्यू आ जाएगी इधर जाके 45 प्लस में 50 दैट इज 95 वोल्ट, ये आपका निकल के आ जाएगा 95 वोल्ट। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए 95 वोल्ट कहां पे आ रहा है, तो 95 वोल्ट बस एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये रहा सी ऑप्शन, तो करंट भी यहां से निकल जाएगा। ये चीज सुना, बस देखिए 5 से 7 ऐसे लिखा हुआ है, 400 से 500 ऐसे लिखा हुआ है, आप इसी के नीचे लिख दीजिए 400 से 500, बस आप अगर इतना भी लिख दोगे ना, देखिए बस अब आपको क्या करना है, अगर आपने ये लिखा शॉर्ट ट्रिक देख लो, तो बस आपको क्या करना है बेटा, आपको एक काम करना है, एक एरो लेना है, 5 पे 500 लगा देना और 7 पे 400 लगा देना, इस तरीके एरो का साइन लगा देना जहां पे आपको ये पता लग जाए कि मुझे क्या यूज करना है। बस इनमें L की वैल्यू को पुटअप करना था, एक बार 5 और एक बार 7, बस इतना पुटअप करते ना आंसर आ जाता।
एक बार 5 और एक बार 7, 2 बार पुटअप करना है, इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अगर वी नोट ये निकल के आ गया है तो आप देखो वी नोट कितना, अब यहां पे पुटअप कर दो। अब इसी को अगर मैं चाहूं तो यहां पे पुट ये चल, अब देखिए पेन ले लो, वी नोट को अगर मैं यहां पे पुटअप करता हूं तो वी नोट 55 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू आई एस, दैट इज 950 इक्वल टू आई एस। शॉर्टर, व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट, व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट, यही चीज है। नोट लिख लो, शॉर्ट ट्रिक, क्या पूछ रहे था, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक का कैसे यूज करना है, कभी आपसे आई पूछ ले या वी पूछ ले, इक्वल टू लिखना, इक्वल टू लिखना, शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइड बाई 2 कर देना, ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइड बाई 2 कर देना, ये बन के आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है। अगर शॉर्ट सर्किट करंट गिवन है और आई निकालना है तो ऐसे निकाल लेना। ये एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि आई इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल लोगे तो बन जाएगी बात। अब आप देख सकते हो भाई, नहीं ये एक ट्रिक है। जब अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहां पे इंप्लीमेंट होगी वो बताऊंगा। ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन में नहीं, 90% क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, हर एक में नहीं होगी। ये धीरे धीरे कहां होगी, अपकमिंग क्वेश्चंस में। इसको आप लिख लीजिए, अपकमिंग क्वेश्चंस में हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, तो अपकमिंग क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया बोलो ना, क्वेश्चंस इतने हैं आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको पढ़िए और फिर बताइए। चलिए स्टार्ट हो जाओ। कौन करके बताएगा इसको, चलो सभी लोग करके बताइए। ड्यूरिंग अ स्टडी, आंसर आना चाहिए। पहले क्या लिखो, पढ़ो क्वेश्चन को एक बार पढ़े। ड्यूरिंग ए स्टडी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग विद डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोलैरिटी, ये क्या होगी बताऊंगा। वेल्डिंग करंट आई गिवन देखो 150 एम्पियर, वोल्टेज 30 वोल्ट, वेल्ड स्पीड v, स्मॉल v से डिनोट करूंगा 6 मीटर पर मिनट, सॉरी 6 मीटर पर मिनट, यही है ना, 6 मीटर पर मिनट है क्या, हाँ। वेल्डिंग स्पीड, ए मेटेलिक वायर इलेक्ट्रोड डायमीटर 1.2 mm, देखते रहिए। फीड एट अ कांस्टेंट रेट, फीड की बात कर रहा है बेटा, फीड जा रहा है मतलब इलेक्ट्रोड फीड, इस तरीके से फीड जाता है ना, इलेक्ट्रोड जो होता है वो अपनी फीड इस तरीके से करता है। देखिए ये इलेक्ट्रोड है और ये फीड जाएगा इस तरीके से, हाँ, तो इलेक्ट्रोड इस तरीके से फीड होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो फीड कितनी होगी सर, 12 मीटर पर मिनट होगी। और ये कौन सी स्पीड है, ये वेल्डिंग स्पीड है, समझ रहा है, ये फीड है, ये वेल्डिंग स्पीड है। ठीक है, डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो 7000 केजी पर मीटर क्यूब है। स्पेसिफिक हीट कितनी है, 500 जूल पर केजी। मेल्टिंग टेम्परेचर, तो टी की मेल्टिंग की बात कर रहा है, टी मेल्टिंग सर 1530 डिग्री सेल्सियस। एज्यूम एम्बिएंट टेम्परेचर टी नोट 30 डिग्री सेल्सियस। नेगलेक्ट दी लेटेंट हीट, मतलब उसने लेटेंट हीट एल की वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया, मतलब जीरो कर दिया। फर्दर कंसीडर दैट 2/3 ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिकल पावर इज अवेलेबल फॉर द मेल्टिंग, मतलब कोई चीज आपके पास 100 रुपए अवेलेबल है तो यूज करने के लिए आपको सिर्फ 2/3 की ही जरूरत है, मतलब 200 डिवाइड बाई 3। कहने वाली बात ही है, सपोज आपके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए में से आप सिर्फ 2/3 ही यूज कर सकते हो। इसका मतलब कितना हो गया सर, कि सर आप 66 रुपए 66 रुपीज ही यूज कर सकते हो। 2/3 निकाल लो, 100 मल्टीप्लाई बाई 2/3 ऑफ दी। तो मेल्टिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताना है। ये एक समस्या क्रिएट हो गई। समस्या क्या क्रिएट हो गई, इसको सोचो, सोचने वाली बात है कि सर सोचूं तो कैसे सोचूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सोचिए, अगर थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो काम बनेगा। सोचो कि सर मैं सोचूं तो क्या सोचूं, ये बताओ। ये एक पंगा है मेरे साथ कि मैं सोचूं तो क्या सोचूं, मुझे ये बताइए आप बस। मैंने कहा कि एक काम करो, उसने बच्चे ने पूछा सर क्या काम करो, मैंने कहा कि देखो यूनिट से खेलेंगे। उन्होंने कहा क्या कैसे, तो मैंने कहा कि एक काम करो, सबसे पहले आप कुछ मत करो, आप पहले पावर निकालने की कोशिश करो। उसने कहा कि मैं पावर निकालता हूं सर। सबसे पहले पावर कितनी है सर, वी आई, और वी आई में एक कंडीशन बोली है
150 मल्टीप्लाई बाई 300, 150 मल्टीप्लाई बाई 30। मैंने कहा कि बिल्कुल ये तो बोला हुआ है 30, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 30 सर 450 हो गया। और यूज कितना कर सकते हैं सर, 2/3 ही यूज कर सकते हैं, तो कितना हो गया सर 3000। और पावर है तो वोट हो गया, तो वोट की यूनिट कितनी होगी बेटा, जूल पर सेकंड में होगी। पहली बात तो ये है, फर्स्ट चीज तो ये निकल के आएगी, मतलब अवेलेबल इतना है हमारे पास 3000। अब यूटिलाइजेशन, तो बेटा Q इक्वल टू क्या था, NCP डेल्टा टी प्लस में ml। लैटेंट हीट तो जीरो होगी, लैटेंट हीट तो नेग्लिजिबल होगी, तो मास कितना हो गया सर, डेंसिटी वॉल्यूम Cp डेल्टा टी। अरे हाँ है ना, बोलो ना, रो वी Cp डेल्टा टी हो गया। हाँ जी सर। अब देखो वेरी कॉन्सेप्ट, अब देखो ये वेल्डिंग स्पीड है, ये किसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये देखिए ये वाला जो सर ये इलेक्ट्रोड के बारे में दिया हुआ है। तो अब ये बताइए कौन फिलअप कर रहा है, जो वॉल्यूम है, जो ये गैप है, सपोज करो ये गैप है, ये जो गैप है, ये कोई गैप है, यहाँ पे गैप है, ये रहा गैप, दिस इज अ गैप, यहाँ पे देखिए ये गैप है, इसको गैप को कौन भर रहा है सर, इलेक्ट्रोड भर रहा है, बोल रहा है देखिए ये रहा। और सारी चीजें किसकी दी गई है, इलेक्ट्रोड की दी गई है। तो क्या यूज करेंगे, फीड यूज करेंगे कि स्पीड यूज करेंगे, तो बेटा फीड ही यूज करेंगे कि इलेक्ट्रोड फीड हो रही है, स्पीड से कितना चल रहा है वो लेना देना नहीं है यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। वो सारी चीजें इस कॉन्सेप्ट में उसने सारी चीजें सिर्फ इलेक्ट्रोड की गिवन दी है, उसके अलावा कुछ दिया नहीं दिया। तो फीड भी इलेक्ट्रोड की ही देंगे, स्पीड से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बस यहाँ पे। तो देखिए डेंसिटी कितनी है, मैं वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम से बात करते हैं सर, π/4d², पहले वॉल्यूम से लेते हैं, π/4 और d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सर फीड है ना, मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी Cp डेल्टा टी। अलग लिखो सर, π/4 मल्टीप्लाई बाई d कितना है सर 1.2, लिखो 1.2 का स्क्वायर, फीड कितनी है 12 मिनट, डिवाइड बाई 60 कर दो सेकंड में, क्योंकि इधर सेकंड है, मल्टीप्लाई बाई सर ये कितना है 7000। तो बेटा ये 7000 है, केजी पर मीटर क्यूब कि mm क्यूब में कन्वर्ट करना है, केजी पर मीटर क्यूब को mm में करना है, तो मल्टीप्लाई बाई ऊपर हो जाएगा 10⁹, क्योंकि नीचे आएगा ना तो ऊपर चल के ही हो जाएगा। Cp कितना है सर 500 जूल पर केजी, सर 500 जूल पर केजी। ये कितना है ये बताओ, ये कितना है, ये बन जाएगा mm क्यूब, मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर सर डेल्टा टी सर 1500। देखिए अगर आप डेल्टा टी को माइनस में लिखते हो T1 माइनस T2, तो सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, बट अगर माइनस में है तो केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 1500 बन के आ जाएगा। तो बेटा ये कितना बन के आ जाएगा, डायरेक्टली 1500 बन के आ जाएगा। सर सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, अरे करते हैं पर माइनस है, माइनस में करने की जरूरत नहीं, आप चेक कर लीजिए। देखिए केल्विन में क्या होगा 1530 प्लस में 273 माइनस के 30 प्लस 273, बात को अरे इधर से कान पकड़ो, ये यू पकड़ लो यार, माइनस में 1500 ही आना है, तो 1500 कितना हो गया, ये 1500 बन गया डिग्री सेल्सियस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा कुछ गिवन तो नहीं है, नहीं कुछ ही गिवन है। अब ये क्या इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या, हाँ जी सर कर सकते हैं, एक बार सोल्व करिए जल्दी से। पाई मल्टीप्लाई बाई 1.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 7000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 1500 डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 60। अगर सोल्व कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, π/4 डी स्क्वायर फीड मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 70, ये आ जाएगा 11 हाँ देखना कोई केजी पर मीटर क्यूब 500 π/4 डी स्क्वायर। एक मिनट, ये मीटर में, देखो ये मीटर में है, ये गलत मिस्टेक हुई, यस ये मीटर में है, तो आप एक काम करो इसको छोड़ो, ये मीटर में है बेटा, डिवाइड बाई इसको एक काम करो, हाँ ये मिस्टेक हो जाएगी, नहीं तो ये मीटर में गिवन है इधर, ठीक है। आप एक काम करो, ये ध्यान नहीं दिया है, डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा और ये बन जाएगा स्क्वायर। तो जैसे ही इसको सोल्व करेंगे आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाई 1000 और कर देता हूं, तो 1187.522 जूल पर सेकंड, क्या जाएगा जी जूल पर सेकंड। बस यही एक लवली को, गलती होने के चांस क्या थे, देखो ये mm में है तभी बोला था यूनिट लिखो, ये mm में है और ये आपका मीटर में है,
तो मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में, ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसको mm, इसको ऐसे रहने दो, इसको मीटर क्यूब में रहने दो, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, अरे रहा, ये मीटर क्यूब हो जाएगा और यहां पे भी मीटर क्यूब हो जाएगा। बस अगर आप इसको समझोगे मीटर क्यूब ये बन गया। अब पूछा क्या है आपसे, सर मेल्टिंग एफिशिएंसी, तो पुटअप करिए आंसर मेल्टिंग एफिशिएंसी। तो कितनी हीट अवेलेबल है सर, 3000। ऊपर कितनी है सर, ऊपर है 1187, 1187.52 और डिवाइड बाई कितना कर दूं सर, 3000, और जैसे ही करूंगा कितना आ जाएगा 39.58%। दैट्स द लवली कॉन्सेप्ट, इज द आंसर। इसलिए आपको बोला था यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा यूनिट कन्वर्जन पे फंस रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा ये कर रहा है कि सर मैं तो यूनिट कन्वर्जन पे फंस रहा हूं, तो प्लीज यही कॉन्सेप्ट है उसके लिए समझने का। सर एक एक चीज यूनिट से करके समझा रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना आ जाए फ्यूचर में। गलती क्यों करता हूं, गलती सर मेरा स्ट्रोक नहीं है, अगर मैं चाहूं तो चुटकियों में क्वेश्चन कर सकता हूं। गलती ये होती है ना कि बच्चे की सोच से सोच मिलानी है मुझे। देखिए अगर मैं आपकी सोच से सोच नहीं मिला के चलूंगा तो मैं सोचूंगा आपको सब कुछ आ रहा है, और मैं ये सोचूं आपको सब कुछ आ रहा है, तो फिर मैं कॉन्सेप्ट ही क्यों पढ़ाऊं। समझ रहे हो ना बात को। इसलिए मुझे यहां पे यही सारी चीजें देखनी है कि जब आप आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। समझे बात। तो यही सारी चीजें इन फ्यूचर आपको अपने इस माइंड में रखनी है कि यूनिट कन्वर्जन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म। फिर बोल रहा हूं, यूनिट कन्वर्जन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म। सारी चीजें लिख के बता रहा हूं क्यों हो रहा है बस। और प्लीज ये गलती मत करना, फीट 12 मीटर पर मिनट में और डायमीटर 1.2 mm में, ये थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, फिर आंसर गलत आ जाता है, आता ही नहीं है। चलिए व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट के साथ न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए, 2 plate each of thick 6 mm, पूछा क्या है, are to be butt weld. Consider the following process and select the correct sequence in increasing order of size of the heat affected zone. ये heat affected zone क्या होता है सर, पहले ये बताइए। देखो heat affected zone क्या होता है, बट वेल्डिंग कर रहे ना, तो बट वेल्डिंग के लिए मैं 2 प्लेटें आपको अलग अलग बना के दिखाता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट आपकी ये हो गई, दोनों मैचअप हो गई, और इन दोनों मैचअप में क्या कर दिया, यहां पे इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये देखिए सर ये जॉइंट बन जाएगा, ये जॉइंट होगा, यहां पे फ्यूजन होगा। इस वर्ड को क्या बोलते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, फ्यूजन, ठीक है। तो जो ये आपका इधर का एरिया बचता है, देखिए जो ये इस तरफ है, ये तो आपका फ्यूजन है, ये तो वर्क चल रहा है, नहीं इसके अलावा ये जो वर्क है ये आपका HAZ होता है, हीट अफेक्टेड जोन होता है। क्या होता है बेटा, ये हीट अफेक्टेड जोन सबसे ज्यादा होता है। बात समझिए, कौन सा होगा, हीट अफेक्टेड जोन। यहां पे कोई मेल्टिंग होती है, यहां पे नो मेल्टिंग, सिर्फ चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर, चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर। जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है वही चेंज होता है, कोई मेल्टिंग नहीं होती। माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होता है, ग्रेन्स के साइज में चेंजेस होती है, काफी सादा चीजें है ना। तो पूछे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो सबसे कम किस में होगा। अब आप देखिए, मैं एक आग का गोला लिया हूं और एक लेजर लाइट लिया हूं, तो लेजर लाइट क्या होगी, मैंने गन ली, लेजर सीधा वहां निकली, तो लेजर सीधा ऑन द स्पॉट होगी, तो सबसे मिनिमम लेजर के अंदर होगा, तो सबसे कम किसके अंदर होगा, लेस। तो इस वर्ड को लिख दीजिए, सबसे लेस होगा लेजर के अंदर। तो नंबर 3 आएगा लेजर, तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी कट गया, सी ऑप्शन भी कट गया। तो इसका मतलब सबसे पहले हम किसको लगाएंगे, लेजर को लगाएंगे। अब देखिए फिर उसके बाद कहता है मिग वेल्डिंग, सबमर्ज वेल्डिंग। अब देखिए मिग और सबमर्ज के बीच में एक कॉन्सेप्ट है बहुत लवली। अब मिग वेल्डिंग क्या होती है, मिग वेल्डिंग होती है वायर की फॉर्म में। अब ये वायर क्या करेगा, ये दो ऐसे करेगा वायर एक, ठीक है। अब वायर क्या करेगा, जो आपकी एक तरीके से समझ लीजिए जो थिन प्लेट्स होती है, थिन प्लेट्स पे काम करेगा। तो थिन प्लेट्स पे जब वो काम करेगा बेटा, थिन प्लेट्स पे, तो वो क्या करेगा, क्राउनिंग क्रिएट करेगा, डिपोजिशन रेट को हाई करेगा। सबमर्ज में क्या होता है, सबमर्ज इस तरीके से सबमर्ज हो जाएगी वेल्डिंग, है ही एक मिग का प्रोसेस। बट यार सबमर्ज वेल्डिंग में बनते हैं आपके सिलेंडर्स को ज्वाइंट करना। किसको ज्वाइंट करना, सिलेंडर्स को। अगर आप बिग टाइप के सिलेंडर है, देखिए इस टाइप का कोई सिलेंडर है, देखिए मैं बना के दिखा रहा हूं, ये इस टाइप का कोई सिलेंडर है यहाँ पे और इस तरफ, और अब आप इसको ज्वाइन करना है।
अब ज्वाइन करोगे तो पावर ज्यादा चाहिएगी, और पावर ज्यादा चाहिएगी तो आपका हीट इफेक्टेड जोन भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा। इसका मतलब मिग का जो आपका HZ है वो एज कंपेयर टू सबमर्ज के मिनिमम होगा। तो इसलिए पहले 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, लास्ट में आर्क वेल्डिंग। और आर्क वेल्डिंग तो आपने अपने कॉलेजों में की होगी, भर भर के की होगी। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं आपने इतनी आर्क वेल्डिंग की होगी, इतनी की होगी, कॉलेजों में आर्क वेल्डिंग ही होती है ना, मैंने भी की है। तो इसलिए सबमर्ज आपका 4th पे आएगा, तो सबमर्ज का जो हीट इफेक्टेड जोन होगा सबमर्ज का वो लार्ज देन होगा मिग वेल्डिंग के। तो जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है उसका हीट इफेक्टिंग जोन आपके मिग से ज्यादा होगा, क्योंकि बिग सिलेंडर पे करता है, पावर ज्यादा लगती है, और जब पावर ज्यादा लगेगी, वर्क ज्यादा होगा, तो हीट इफेक्टिव जोन के भी चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसलिए 3241 को हमने कंसिडर किया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हीट फ्लक्स की बात करता है। ये कॉन्सेप्ट हटके आया था जिसमें लेजर बीम डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये आपका जो बुक्स है, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, उसमें ये सारा गिवन है। आईआईटी की आप उठा लीजिए, आईआईटी का अगर आप रिसर्च पेपर होगा तो मैं आपको सेंड करूंगा रिसर्च पेपर, उसमें लेजर बीम का ही नाम दिया गया है कि भाई एक फॉलोइंग हीट फ्लक्स मेथड है जिसका वोट मतलब हीट फ्लक्स का मतलब है वोट पर mm स्क्वायर, प्रोवाइड द हाईएस्ट हीट फ्लक्स, मतलब 1 mm स्क्वायर पे कितना वोट। तो मैंने बताया था कि जो लेजर होगी, लेजर डायरेक्टली कहां हो रही है, टकरा रही है, बिल्कुल वहां पे टकरा रही है, एक ही जगह पे हीट ज्यादा क्रिएट कर रहा है। तो जो फ्लक्स होगा हीट क्रिएट कर रहा है एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे, क्योंकि लेजर का काम है सिर्फ एक ही पॉइंट पे काम करना, कहते हैं ना लेजर गन है, आपने सुना होगा लेजर ऑपरेशन हो रहा है। तो एक mm स्क्वायर पे इतना वोट है वहां पे, तो किससे होता है, ब्रेक हो जाती है। कहते हैं ना कि यार स्टोन का ऑपरेशन है, पृथ्वी का ऑपरेशन है, स्टोन का ऑपरेशन है, वही सारी चीजें वो बताता है बेटा। तो वही जब सारी चीजें कहता है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हीट फ्लक्स मतलब उसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा एक ही जगह पे केंद्रित होने की टेंडेंसी लेजर बीम वेल्डिंग में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि टंगस्टन में मूवमेंट करेगा ये ऐसे करेगा, बट जो हीट फ्लक्स है हीट सीधा एक ही पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये रहा आपका होमवर्क जो मैंने आपको यस्टरडे क्लास में दिया था बेटा, जो कल की क्लास में क्वेश्चन दिया था वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब आप इसको सॉल्व करिए प्लीज, अभी सॉल्व कराता हूं। बोला था ना कि आज की क्लास में कराऊंगा, पक्का आ गया ना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो समझिए, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इन लीनियर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ द सेम, अरे गेट का क्वेश्चन नहीं है ये, मैकेनिकल का गेट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। द पीक टेम्परेचर T इज गिवन एज T, तो T गिवन है बेटा C1Q डिवाइड बाई अल्फा, अल्फा मान लीजिए है ना, अल्फा बीटा कम है ना, अल्फा हो गया। Q इज द हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेल्ड, और अल्फा इज द थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ द प्लेट मटेरियल, C इज द कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस पैरामीटर एंड मटेरियल टाइप। जैसे क्वेश्चन आया बच्चों के वो छूट गए, पता ही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग अल्फा पढ़ते तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ भाई, K बाई रो CP, बस इतना था। केस 1 गिवन है, केस 2 गिवन है, सब कुछ गिवन है, तो लास्ट में बोलता है केस 1 और केस 2 का रेशियो निकालिए, द रेशियो पीक टेम्परेचर इन केस 1 और केस 2, यही तो कह रहा है। तो T1 बाई T2, तो सिंपल सी बात थी बेटा, यहां पे क्वेश्चन क्यों नहीं लिखते हो कि T1 को लिखूं C1 Q1 बाई अल्फा 1, ये लिख दूं, ठीक है सर। अल्फा 1 की वैल्यू सर मैंने बताई अभी K बाई रो CP। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है सर, पहले में 150, मैंने पहले 150 लिखा। डेंसिटी कितनी है सर 3000 मल्टीप्लाई बाई, सर C की वैल्यू कितनी है 900, तो 900 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब आप इसको सोल्व करिए, तो 150 डिवाइड बाई 3000 और डिवाइड बाई 900, तो फॉर्मूला बन गया बेटा यहाँ पे 5.55 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। अब बात करते हैं Q1 की। Q1 क्या कह रहे हैं कि हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ, हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पर यूनिट लेंथ की। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो VI आपको क्या गिवन नहीं है, हाँ जी सर VI गिवन है, यूनिट लेंथ निकालना है, तो सर स्मॉल v का यूज हो सकता है, कर ले, हाँ सर कर लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है सर, हमें तो करना है, सिंपल सी बात है। तो सर ये VI, तो VI अगर सपोज करो मैं इसको Q को लिख दूं VI अपॉन में स्मॉल v, तो देखो यूनिट देखो वॉट पर सेकंड, अब देखो पावर, अरे बेटा देखो ना कैसे निकाला, ये कितने है पावर, जूल पर सेकंड, ये आपका mm पर सेकंड,
ये यहाँ पे क्या सेकंड से सेकंड कट गया, जूल पर एमएम बच गया। तो VI कितना बच गया 15,205, 15 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 5, तो बेटा ये कितना बन गया है, क्या आ गया 600, 5 से काटा जूल पर एमएम। अरे बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई होगी मुझे ऐसा लगता है। अब बात करते हैं 2 की। अब 2 में देखो कितना केस गिवन है सर, 50 के 50 है, मैंने कहा कि ठीक है, डिवाइड बाई ये कितना है सर डेंसिटी 8000, अरे बस यही तो था। और सी की वैल्यू कितनी है सर 450, करिए सोल्व सर। 50 डिवाइड बाई 8000 डिवाइड बाई 450 सर आ गया है 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। और सर Q2 की वैल्यू हो जाएगी सर VIV, है ना। तो केस 2 में कितनी दी है, 15,3000 डिवाइड बाई 10, 15,300, 15 मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइड बाई 10। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 30 मल्टीप्लाई बाई 15, तो मेरे हिसाब से ये 450 आ गया। ये कितना आ गया जी 450 आ गया, देखिए 450 आ गया, 450 आ गया, 15 4500 डिवाइड बाई 450 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। बस अब आपको क्या करना था, T1 केस 1 और केस 2 बोला ना पहले, तो हाँ केस 1, तो T1 इक्वल टू C1 Q1 डिवाइड बाई ρ1, T2 इक्वल टू C2 Q2 बाई ρ2। अगर मैं ये करूं तो आपको ये बताया दिया है कि सर ये तो इंडिपेंडेंट है तो कट जाएंगे, मैंने कहा कि हाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहां उसकी यहां, तो Q1 बाई α1 मल्टीप्लाई बाई α2 डिवाइड बाई Q2, जी सर यही आपने बताया अभी। तो Q1 की वैल्यू देखो सर, Q1 है 5.55, यस 5.55 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 डिवाइड बाई α1 कितना है सर 600, α2 कितना है मे बी 450 डिवाइड बाई 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, ये हो गया। अब आप इसको सोल्व करते हैं, तो 5.55 मल्टीप्लाई बाई 450 डिवाइड बाई 600 और डिवाइड बाई 1.38, सोल्व कर लो, अप्रोक्सीमेट क्या आंसर आएगा। तो ये चेक कर लो एक बार, 8000, 450 और 50, ठीक है बेटा। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 8000 एक बार चेक कर लो, 5000 डिवाइड बाई 8000 डिवाइड बाई 450, 1.388 है ना, 388 इतना हो गया है। Q2 VI 15 मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइड बाई 10, 450, करेक्ट है ना सारी चीजें। इधर वाला 150, 3900, 150 डिवाइड बाई 3000 और डिवाइड बाई 900, तो 5.55 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 और 15 मल्टीप्लाई बाई 200, 15 मल्टीप्लाई बाई 200 और डिवाइड बाई 5, तो 600। तो ये पूरी वैल्यू बन गई इधर 600, इधर बन गई 450। ओ सॉरी देखो ये मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हो गई क्या Q2, हाँ जी देखो ये मिस्टेक हो गई है, कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, ऊट पटांग लिख दिया है। α1 कितना है, ओहो पूरी वैल्यू उल्टी लिख दी है, पूरी वैल्यू उल्टी लिख दिया ना, तो इसको सही कर लो। तो α1 ये हाँ Q1 ऊपर आएगा, यस 600 डिवाइड बाई 5.55 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 और α2 इज 1.3888 मल्टीप्लाई बाई 10 की 5 डिवाइड बाई 450। अरे वो ऐसा हुआ कि मुझे वो α2 दिखाई दिया, वो Q2 दिखाई दिया है ना, ये ऊपर नीचे हो गया। Q मल्टीप्लाई बाई 1.388 डिवाइड बाई 5.55 डिवाइड बाई 450, सो सोल्व करके आ गया बेटा 0.33 और 0.33 को लिखते हैं 1 डिवाइड बाई 3 इज आंसर। तो देख लीजिए 1 डिवाइड बाई 3। अरे ऐसा हुआ, ये एक्चुअली में हुआ क्या, मेरे ध्यान में क्या हुआ कि जो ये कॉन्सेप्ट में था α2 ये 450 और ये Q2 मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है ना, T2 को ऊपर लिख दिया, T1 नीचे लिख दिया। एक्चुअली में हुआ क्या, T2 ऊपर लिख दिया, T1 नीचे। बस आपको ये थोड़ा सा देखना था, ये स्लाइड पीछे करनी पड़ती है ना, तो उसमें क्या होता है ना, दिमाग ही फायर हो जाता है ना यार ये α1 Q1 ये कैसे लिखा, Q2 ऊपर नीचे चला जाता है, पूछा क्या है T1 T2 और एक ही पेज पे हो तो यार फिर तो बड़ा इजी है, तो 1/3 ये कितना सा कॉन्सेप्ट था बेटा, बस इतना करना था, आपका आंसर आ गया, बस इसको लगाइए आंसर आ जाएगा बस।
बन गया क्वेश्चन, इजी, मेक इजी यार। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको करने हैं, बताओ। अब इसमें कुछ हो सकता है नहीं ना, T1 और T2 पूछा है, ये ध्यान नहीं देता T2 by T1 था, ठीक है, कोई नहीं, T1 T2 आपका आंसर निकल गया 1/3। अब आते हैं सर, हाय राम इतना बड़ा क्वेश्चन सर, ऐसे हम कर सकते हैं क्या? बेटा एग्जैक्टली आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, हलवा कॉन्सेप्ट, बताओ, सिर्फ एक फॉर्मूला बेस करना था, फॉर्मूला कर लिया आपने। तो देखिए अब नेक्स्ट क्लास में ये आपका होमवर्क मैं आपको देके जा रहा हूं। देखिए इतनी सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना बेटा, तो कुछ ना कुछ होगा। देखिए होमवर्क है आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, होमवर्क मैंने आपको दे दिया, आप देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप गेट की तैयारी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चैनल को एक तो लाइक करिए, गेट की तैयारी। ये आपका टेलीग्राम भी है, इसको हम लोग टेलीग्राम भी बोल देते हैं, यही आपका यूट्यूब चैनल है, सारी जगह पे हम लोग यहीं पे मिलेंगे आपकी गेट की तैयारी पे। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए, ठीक है ना। और शेयर जितना हो सकता है यार, शेयरिंग बहुत जरूरी है, शेयर करिए, शेयर जरूर करिए। लाइक से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सब्सक्राइब करोगे तो आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी, पूरी की पूरी अपडेट मिल जाएगी, दैट इज गेट की तैयारी। तो मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है बेटा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, एसी, जितने भी ब्रांचेस है हमारे पास, हम उनमें अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं बेटा, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि यार आपको कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ तो मिले यार एटलीस्ट। मैं फिर कह रहा हूं कुछ तो ऐसा मिले कि जिससे दिल खुश हो जाए कि हाँ यार आपने जो क्वेश्चंस लगाए सर मजा आ गया। देखिए और ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी शेयर करिए यार, दोस्तों को बुलाइए कॉलेजों में, क्योंकि कॉलेज की प्रिपरेशन भी आपकी यहीं पे हो रही है। जो बच्चा सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मजा आ जाएगा, तो देख लो यार, देखिए कितने सारे क्वेश्चंस अभी अवेलेबल है। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं फिर मिलूंगा आपको, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, गेट की तैयारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए सभी के लिए, और जो बेल आइकन है प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जो घंटी वाला होता है ना, घंटी को प्रेस करिए यार, बस। आप एक तरीके से ये समझ लीजिए इंजीनियर्स को इतना आता है भाई, घंटी है भाई, घंटा बजाना है बस। गेट को भी ऐसे ही निकाल देंगे, गेट की तैयारी इस बार तो यार निकालना है। हेड अंकल आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, और पूरी की पूरी टीम हमारी आपके साथ है। तो गेट की तैयारी के साथ जुड़े रहिए, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। और ये लोगो पे ध्यान दीजिए, ये जो लोगो आएगा वो हमारा ही लोगो है बेटा, ठीक है, और किसी का लोगो नहीं है। ये गेट की तैयारी लोगो हमारा है। तो आप जितना हो सकता है प्लीज पढ़िए, मजा करिए, गेट की तैयारी टेलीग्राम, यूट्यूब सबसे जुड़िए। थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूं मैं आपको, तब तक आप पढ़िए, बढ़िए और प्रेम से रहिए। थैंक यू सो मच।